नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। राजनीति की दुनिया में बापू हमेशा फायदेमंद होते हैं, हानिकारक कभी नहीं होते। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज वो हो गया है जो भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत कम हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम ने अपने भाई रामगोपाल यादव को भी 6 साल के लिए निकाल दिया है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग अब तक ये भी कह रहे थे कि ये पारिवारिक नाटक है और नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन आज ये साफ हो गया कि ये नाटक नहीं था। परिवार के अंदर वाकई एक बड़ी दरार थी जो आज पूरे देश को दिखाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी अब एक ऐसी साइकिल बन गई है जिसमें दोनों दिशाओं से पैडल मारे जा रहे हैं। विडंबना यह है कि राजनीति और सत्ता की इस लड़ाई में चाहे जीत किसी की भी हो, ये एक पिता की हार होगी और ये एक बेटे की भी हार होगी। हमारे देश में पिता और पुत्र के रिश्ते में संस्कारों का बहुत महत्व होता है, इसलिए कोई पिता अपने बेटे को घर से निकाले तो बुरा लगता है और कोई बेटा अपने पिता को घर से निकाले तो भी बुरा लगता है। यानी यह रिश्ता जब भी टूटता है तो हमेशा बुरा लगता है। आज देश के हर पिता और पुत्र इस खबर को देखकर काफी असहज महसूस कर रहे होंगे और यही हमारे इस विश्लेषण का आधार होगा। आज नोटबंदी का आखिरी दिन है और आज देश के सामने भीम प्रकट हुआ है। यह ऐसा भीम है जो अपनी डिजिटल गदा से काले धन को ध्वस्त कर देगा। हालांकि मैं महाभारत वाले भीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भीम ऐप की बात कर रहा हूं जिसे आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ये ऐप देश में डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति लाने का काम करेगी, इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए। इसी के साथ हम नोटबंदी के 52 दिनों का पूरा हिसाब किताब भी आज आपको देंगे, क्योंकि आज हमारे पास कुछ नए आंकड़े आए हैं। और इसके बाद हम आतंकवादियों के प्रति चीन के असीमित प्रेम का डीएनए टेस्ट करेंगे। चीन ने आज एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर का पक्ष लिया है। चीन ने यूनाइटेड नेशंस की आतंकवादियों की लिस्ट में मसूद अजहर को शामिल करने का विरोध किया है। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए एक आतंकवादी को बचाया है और वो आतंकवादी भी कोई और नहीं बल्कि मसूद अजहर है, जिसने संसद हमले और पठानकोट हमले को अंजाम दिया है। सवाल यह है कि आखिर चीन को मसूद अजहर से इतना प्यार क्यों है? यह अपने आप में एक गंभीर बात है और अब भारत इसका करारा जवाब देने वाला है। भारत ने इसके लिए एक ऐसा कूटनीतिक प्लान तैयार किया है जिसमें चीन फंस जाएगा। इस प्लान के बारे में आज आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि दोनों ही नेता पार्टी विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। मुलायम ने रामगोपाल यादव के पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का कदम असंवैधानिक ठहराया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता दोनों। मुलायम ने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का अधिकार सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को है, दूसरा कोई भी लिस्ट जारी नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि अगर अखिलेश माफी मांग लेंगे तो तब की तब देखी जाएगी। अखिलेश माफी मांगे कब लड़का है, वो क्या माफी मांगेगा? वो लड़का अब पिता मानता होगा तो देखा जाएगा। मुलायम ने कहा कि रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भविष्य बर्बाद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल सिंह यादव भी मुलायम सिंह के साथ थे। रामगोपाल यादव ने खुद को और अखिलेश यादव को पार्टी से निकालने को असंवैधानिक करार दिया है। रामगोपाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें नोटिस भेजने के बाद जवाब का इंतजार भी नहीं किया। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। रामगोपाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को पार्टी संविधान की जानकारी नहीं, वो अब भी पार्टी के महासचिव हैं। रामगोपाल ने ये भी कहा कि वो अगले कदम के बारे में 1 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बताएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि जो भी रामगोपाल यादव के बुलाए सम्मेलन में जाएगा उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा।
अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद उनके समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव के घर पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शिवपाल विरोधी नारे लगाए और अखिलेश को पार्टी में वापस लिए जाने की मांग की। नेताजी से अनुरोध है कि आप जो है मुख्यमंत्री जो है उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दे। अखिलेश समर्थक कुछ कार्यकर्ताओं ने फैसला न बदले जाने पर आत्मदाह करने की कोशिश भी की। अखिलेश को निकाले जाने की खबर के बाद उनके समर्थक मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा हो गए थे। वहीं मुलायम सिंह के घर के बाहर दोनों गुटों के समर्थकों में भिड़ंत भी हो गई। अवैध ठहराए गए 500 और 1000 के नोटों को बैंकों में जमा कराने की डेडलाइन आज खत्म हो गई। अब से पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटर्स पर जमा कराए जा सकेंगे। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। आरबीआई में नोट जमा करवाने के लिए हलफनामा भी देना होगा कि पैसे किस वजह से अब तक जमा नहीं करवाए गए। पहले रिमोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन किया, वो एक वैक्सीन अगेंस्ट द स्कैम्स। तो वैक्सीन यूज करने के बाद उसका रिजल्ट आना धीरे धीरे शुरू होगा। आगे ऐसा कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हमारा मेडिसिन है डिजिटल ट्रांसफर एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस। आरबीआई ने भी बैंकों को 500 और 1000 रुपए के नोट के बारे में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट में बैंकों को बताना होगा कि 30 दिसंबर तक कुल कितने प्रतिबंधित नोट जमा हुए। पुराने नोट पर जुर्माने के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यानी अब तय सीमा से ज्यादा 1000 और 500 के पुराने नोट रखना और इनका लेन देन गैर कानूनी होगा। 500 या 1000 के 10 पुराने नोट रखने पर अब कम से कम 10,000 का जुर्माना लगेगा। देश से बाहर रह रहे अप्रवासी भारतीय 30 जून तक रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट बदल सकते हैं। मोदी सरकार ने कैश लेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार बेस्ड ऐप भीम लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इस ऐप को अंगूठे के जरिए चलाया जा सकता है। ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी के डिजी धन व्यापार योजना और लकी ग्राहक योजना का लकी ड्रॉ भी निकाला गया। निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है। नोटबंदी के आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार से 5 सवाल पूछे। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि सरकार को इन 5 सवालों के जवाब देश को जरूर देने चाहिए। 8 नवंबर 2016 के बाद से कितना काला धन मिला, नोटबंदी से देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ और कितनी नौकरियां गई, नोटबंदी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई और उन्हें मुआवजा मिला या नहीं, नोटबंदी पर विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक से सलाह क्यों नहीं ली गई। 8 नवंबर 2016 से 6 महीने पहले जिन्होंने 25 लाख से ज्यादा जमा कराए थे वो कौन थे। कांग्रेस ने पूछा कि हालात कब तक सामान्य होंगे। कल से लोगों को साधारण तरीके से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। क्या कल से सारे एटीएम चालू हो जाएंगे, लोग पैसा निकाल पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी नोटबंदी से हुए नुकसान की भरपाई आपकी सरकार अब करेगी? ये सारे सवाल अब देश जानना चाहता है, इनका जवाब दीजिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। Numerous analysts and numerous agencies have predicted or forecast that the GDP will take a hit. अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर सियासी संकट पैदा हो गया है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चोवना मेन और 5 विधायकों को पार्टी से अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। एक
पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे सामने में आया है। ये हम लोग का पार्टी का मामला है। पार्टी हैज टेकन डिसीजन टू अल्टर द लीडरशिप। पार्टी ने इस फैसले की जानकारी विधानसभा स्पीकर को दे दी है। We are just not happy with the leadership of Pema Khandu. He has not been able to, take the party into confidence. पेमा खांडू ने इसी साल 16 जुलाई को नबाम तुकी की जगह सीएम पद की शपथ ली थी। उनकी जगह विधायक तकाम पारियो नए सीएम बन सकते हैं। सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड घोटाले में टीएमसी के सांसद तापस पाल को गिरफ्तार किया है। तापस पाल के साथ टीएमसी के एक और सांसद सुदीप बनर्जी पर चिटफंड कंपनी रोज वैली से आर्थिक फायदा लेने का आरोप है। सुदीप बनर्जी को भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ का समन जारी कर चुकी है और उन्हें जनवरी के पहले हफ्ते में पेश होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तापस पाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला करार दिया है। ममता ने कहा है कि मोदी सरकार उनके नोटबंदी का विरोध करने का बदला ले रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी निकुंज अग्रवाल के दफ्तर पर आज सीबीआई ने छापे मारे। सीबीआई के मुताबिक चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के सीनियर रेजिडेंट निकुंज अग्रवाल की ओएसडी पद पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई। आरोप ये भी है कि एएपी सरकार ने 2015 में निकुंज को नियमों के खिलाफ जाकर सीनियर रेजिडेंट भी बनाया था। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप था कि निकुंज अग्रवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ तोड़कर की गई है। इसके बाद एलजी पद से इस्तीफा देने वाले नजीब जंग ने केस सीबीआई को सौंप दिया था। जंग ने सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या की नियुक्ति का केस भी सीबीआई को ट्रांसफर किया है।